ओके, हम दो चीजों पे डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हैं, या तो बीमारी और या तो बेरोजगारी। मीन्स बीमार बहुत सारे हमें लोग ही होंगे जो बीमारी की वजह से आए हैं। मैक्सिमम लोग जो आए होंगे वो बेरोजगारी की वजह से आए हैं। सही है? बीमार ज्यादा है या बेरोजगार? बीमार वाले का हाथ उठा लें। वही ग्रेट। सब पैसे के लिए आए थे, पैसे के लिए आए। तो पैसे को जानने से पहले उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि पैसा कैसे आता है, आज से पहले कैसे आया, उसकी स्थिति क्या है। ये जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। थोड़ा अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो मेरी एनर्जी हाई रहेगी, वरना मेरी एनर्जी अगर लो हो जाएगी तो फिर आपका काम बेकार हो जाएगा। अगले 1.5 घंटे तक नहीं पकाने वाला हूँ, इसलिए हमको कोऑपरेट करते रहिए। एक सर्वे किया गया, आर्थिक और सामाजिक सर्वे। आर्थिक सर्वे मतलब क्या इनकम होती थी, सामाजिक सर्वे मतलब क्या इनकम होती थी, तो उस समाज में उस आदमी की क्या स्थिति थी। 1940 से लेके 2020 तक, 1940 वाला यहाँ कोई नहीं है, 1960 वाला भी कोई नहीं है, 1980 वाले लोग हैं। कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग हो सकता है कि पहले ही हुए। क्या सर्वे हुआ था? 1940 में जो दौर था अपने देश का, अपना देश आजाद हो चुका था। सही है? यस। 1940 में कहाँ आजाद हुआ था? मतलब आप लोग यहाँ नहीं है, इट मीन्स आप सब यहाँ नहीं है। आप यहाँ आ जाइए, मेरी कुछ समझ में आने वाला है। 1940 में देश आजाद था या गुलाम था? यस। 1940 में जो दौर था वो आपका दौर था किसानी का, खेती का समय था। एक मेन जो अपना आय का स्रोत था वो था किसानी, कृषि। वैसे हमारा देश ही कृषि प्रधान देश बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, लेकिन उस दिन 100% डिपेंडेंसी थी। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, कुछ और करने की आजादी हमारे पास नहीं थी। लगभग अगर सदस्यों की संख्या की बात करेंगे, ये प्रोजेक्टर दिख रहा है, इसको ऊपर करना है, ठीक है ना? अगर सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो एक परिवार में 10 सदस्यों की संख्या होती थी। एवरेज 12-14 हो सकता है, तो कहीं 8-9 भी हो सकता है। और 10 लोग मिलकर जो इनकम करते थे, इनकम का तो पार्ट नहीं था। अगर कोई थोड़ा एजेड होगा तो उसको मालूम होगा, जैसे हम कोई अनाज या कोई सामान खरीद के लाते थे तो उसके बदले ही सामान भी देते थे। 1 किलो अगर गेहूँ ले गया तो उसके हिसाब से जो रेट है आप चावल या कोई बाजरा या कुछ भी ऐसा दे देते। पैसे का लेन देन बहुत कम होता था, फिर भी कुछ लोग थे जो पैसे का लेन देन करते थे। वो लोग अगर 10 रुपया कमाते थे, पूरा एक परिवार मिलके, वो परिवार रजवाड़ा टाइप का अमीर था। 1940 की बात हो रही है, 10 रुपए की बात हो रही है। मुझे लगता है एक पैसा भी बहुत मूल्यवान हुआ करता होगा उस टाइम। तो 10 रुपया आप सोच के देखिए कितना मूल्यवान है। उस समय ये लोग 10 रुपया जो कमाते थे वो अमीर हुआ करते थे, रजवाड़े टाइप के, जमींदार टाइप के हुआ करते थे। उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये हमारे आपके पल्ले शायद न पड़ रहा हो। थोड़ा दौर बदला, अब आया 1960। दौर कौन सा आया? देश हमारा फिर से गुलाम हो गया। सही है? आजाद हो गया, हमारा देश आजाद हो गया। और उस समय अगर आपके बाबा दादा कुछ स्टोरी सुना रहे होंगे तो सुनाते होंगे, लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती में नौकरी दी जाती थी और लोग नौकरी छोड़ छोड़ के भाग आया करते थे। ये वो वाला दौर था। और उस समय अगर परिवार में संख्या देखेंगे तो 8 की संख्या हुआ करती थी ऑन एवरेज। और 8 लोग मिलके अगर 100 रुपया कमाते थे तो उस दिन के अमीरों में काउंट हुआ करते थे। दौर बदला, 1980 आया। 1980 का दौर किसने किसने देखा है? सर आपने कुछ लोग तो हैं जो 1980 देखे होंगे, आपने देखा है। 1980 में दौर फिर से बदला, औद्योगिक क्रांति का दौर आया। हम लोग हिस्ट्री में पढ़े, औद्योगिक क्रांति का दौर आया। सरकार ने जो पूंजीपति थे हमारे देश के, उनको प्रोत्साहित किया कि आप कुछ कल खाना लगाइए ताकि हमारा इकोनॉमिक ड्राइवर, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, चीजें यही बने, लोगों को रोजगार मिले और हम आगे बढ़ सकें।
ये पूरी फैसिलिटी दिया करते थे उस समय, आपको रहने के लिए, खाने के लिए, सैलरी अच्छी मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता था, सब सुविधा वही मिलती थी जो सरकारी नौकरी में मिलती थी। जैसे रेल की बात कर लीजिए, अब बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पे। उस समय परिवार के सदस्यों की संख्या घट के हो गई 6 लोग अगर मिल के उस समय 1000 रुपया कमाते थे तो वो अमीर नहीं रह गए, वो एक सामान्य जिंदगी जीने लगे। दौर बदला था, परिवार के सदस्यों की संख्या कम हुई, इनकम बढ़ी, लेकिन हमारे खर्चे बढ़ गए, इस वजह से हम सामान्य जिंदगी जीने लगे। दौर थोड़ा और बदला, कंप्यूटर आया। 2000 का दौर किसने किसने देखा है? किसके जिंदगी में कंप्यूटर आया था तब आप अवेयर थे? बस एक आदमी, सब अभी और भी बच्चे हैं क्या? 2040 वाले को नहीं कहते हैं सर। 2000 में जब कंप्यूटर आया, मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तब पहली बार कंप्यूटर लगा था BSNL ऑफिस में, हमारे BSNL ऑफिस में लगा मोहम्मदाबाद में, और पूरा शीशे से पैक कर दिया गया, मैट बिछा दिया गया, जूता चप्पल निकाल के जाना पड़ता था कंप्यूटर बाबा का दर्शन करने। ये वो दौर था। लोगों ने विरोध किया, जम के विरोध किया कि ये नौकरियां खा जाएगा, इनसिक्योरिटी बिल कराएगा, बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन फिर भी कंप्यूटर बाबा डटे रहे और आज हैं। उस समय जब आपका दौर था, परिवार के सदस्यों की संख्या 2+2 हो गई। याद होगा हमारे दो का नारा गवर्नमेंट ने अवेयरनेस चालू किया, नारा शुरू किया, बहुत सारे पोस्टर लगना शुरू किए, कई करोड़ों रुपए खर्चा हुए, लगभग 6 साल तक ये अभियान चला कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण करिए, हम लोग हमारे दो का नारा लगा। ये सब हमको आप सबको याद होगा क्योंकि इतने बच्चे नहीं आप। उस समय जो परिवार में सदस्यों की संख्या होती थी 2+2, हम लोग हमारे लोग 10,000 रुपया जो उस समय कमाते थे वो एक सामान्य जिंदगी जिया करते थे। ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जिसकी नौकरी 2000 के आसपास लगी होगी उनको बताओ उनकी सैलरी क्या है। 2003 या 2004 में मैं HDFC ज्वाइन किया था, 7600-7700 रुपए मेरी बेसिक सैलरी थी, प्लस पीरियड ये और ये जो होता था, लेकिन बेसिक सैलरी 76,000 था। दौर थोड़ा और बदला, 2020 आया। 2020 में आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर। आप बैंक में खड़े हैं, बैंक खुला है, स्टाफ सारे आए हुए हैं, आपके हाथ में 10 लाख रुपए का बंडल है, लेकिन नेट फेल है, लिंक फेल है, आप पैसा जमा कर पाएंगे? आप पैसा जमा कर पाएंगे? ठीक है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा है, बैंक खुला है, स्टाफ आया हुआ है, लिंक नहीं है, आप क्या अपना पैसा निकाल पाएंगे? ये दौर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पूरी दुनिया हमारे अंगूठे पे आ गई, मोबाइल पे आ गई। आपका टिकट बुक करना हो, रिचार्ज करना, कोई रिचार्ज कर आपको दुकान दिखता है? कोई नहीं दिखता। सारा कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आ गया। आप पढ़ाई से लेके पैसे कमाने से लेके हर काम यही करने लगे। इवन अब तो शादियां भी होने लगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइफ पार्टनर भी ढूंढ पाते हैं। सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो अब थोड़ा सा और बदलाव आया, हम थोड़ा जागरूक हुए। हम दो, लेकिन हमारा दूसरा कब इसकी प्लानिंग तुरंत हो जाती है। अभी नहीं, बच्चा अभी नहीं, थोड़ा सेटल हो जाएंगे उसके बाद, अभी कोई जल्दी नहीं। ऐसी प्लानिंग हस्बैंड वाइफ दोनों ही करते हैं आज। ये अवेयरनेस है, तो हम दो, लेकिन हमारा दूसरा कब ये भी प्लानिंग होने लगी। ये अवेयरनेस का रिजल्ट आया। ये दोनों लोग मिलके 1 लाख रुपया कमाते हैं। क्या लगता है बहुत अमीर आदमी है? वो भी सामान्य जिंदगी जीते हैं। थोड़ा सा रिलेट करिए, आपके घर में या आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसा घर हो जहाँ 2 मास्टर साहब हो, सरकारी लगभग एक एवरेज सैलरी 70,000 एक आदमी एवरेज 1,40,000 आ रहा है। क्या वो लोग रोज BMW से टहल रहे हैं? रोज साल भर में 1 महीने के लिए फॉरेन टूर कर रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। वही गाड़ी उनके पास भी है, वही बाइक उनके पास भी है जो बाइक आपके पास है। फर्क थोड़ा इतना ही है कि आप नॉर्मल सब्जी के जुगाड़ में लगे हैं और वो नॉर्मल सब्जी को आराम से खरीद रहे हैं। वो हफ्ते में 1-2 दिन पनीर भी खा लेते हैं, थोड़ा टेंशन कम है, लेकिन जिंदगी हमारे आपके जैसी ही है। तो आपको क्या लगता है कि 1940 से लेके 2020 तक दौर आया, आगे रुकेगा या बंद हो जाएगा? 2020 के बाद की जिंदगी चलेगी? ठीक सर, उसका व्यवस्था हो रहा है, लेकिन गर्मी को झेलना ही
कहाँ लेके जाते हैं? कच्चा भुट्टा कितने का मिलता है और पका हुआ कितने का मिलता है? कच्चा हो सकता है 2 रुपए का मिल जाए, 3 रुपए का मिल जाए, और पका हुआ कितने का मिलता है? तो भट्टी में जाने से उस भुट्टे का रेट, तो ये गर्मी है तो आपका भी रेट ध्यान रखिए, रेट ही बढ़ाने आए हैं। ठीक है, फिर 2040 भी आएगा ना, और कौन सा होगा ये मालूम नहीं, क्योंकि हम कोई बाबा नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है कि पहले तो हम जो थे, हमारे जो पे क्वेश्चन मार्क था, अभी हम जो होंगे कि नहीं इस पे ही क्वेश्चन मार्क होगा। रीजन लॉजिक में क्या बताता हूँ, लॉजिक है अभी लिविंग रिलेशनशिप का दौर आ चुका है, बिना शादी के लोग साथ में रह रहे हैं। हमारे यहाँ कम है, थोड़ा सा सिटीज में ज्यादा है। तो अभी 2040 की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और फैशन में आ जाएगा। 10 लाख रुपए भी अगर वो आदमी कमा रहे होंगे तो एक सामान्य भी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। रीजन आप लोग अगर मेरी बात से कनेक्ट करिएगा तो आना में आंसर दीजिएगा। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो आपके जरूरत पे नहीं है, आपके दिखावे पे सबसे ज्यादा खर्चा है। दिखावे पे सबसे ज्यादा खर्चा है। बेरोजगार हैं लेकिन हाथ में मोबाइल कौन सी है? आईफोन, भले ही सेकेंड हैंड। डाटा चाहिए पूरा का पूरा 2 GB, वो भी शाम से पहले खत्म। काम कुछ नहीं है, फिर खत्म। गाड़ी चाहिए अपाची, जॉब नहीं है लेकिन गाड़ी चाहिए अपाची। पापा ही पेट्रोल भरवाएंगे या तो रखी रह जाए, लेकिन गाड़ी वही चाहिए। तो हम दिखावे में परेशान है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2040 में आप 10 लाख रुपए की कमाएंगे तो कम पड़ेगा, क्योंकि दिखावे के ऊपर खर्चा ज्यादा होना। एग्री करते हैं? सहमत हैं आप सब? सर उधर के लोग सहमत नहीं है क्या? ले चलिए, किस चीज का दौर आएगा इसको जानते कैसे हैं? जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि दौर 2040 में किस चीज का आने वाला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन जानता है? ये बहुत बड़े नेटवर्कर थे, इनकी शानदार एक कंपनी थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मालूम है आप सबको? मालूम है? कौन बोला है? ये कोई नेटवर्कर नहीं थे, ये साइंटिस्ट थे। मिसाइल मैन बोलते हैं इनको। इनका नेटवर्क से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। ये डाउन टू अर्थ बहुत निचली फैमिली से उठ के गए थे और इन्होंने मिसाइल की जो पहली परीक्षण किया था, शायद पहला परीक्षण इन्होंने ही कराया। इनका कोई नेटवर्क से नाता नहीं है। फिर भी ये एक आदमी बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई बिजनेस होगा तो कौन सा होगा? डायरेक्ट सेलिंग का। जबकि ये कोई डायरेक्ट सेलर नहीं थे। ये किस बिहाफ पे बोले होंगे? वो इस बिहाफ पे बोले कि दुनिया में जो काम हो रहा है उसको उन्होंने एनालिसिस किया होगा। हम हमेशा जनरली कहते हैं कि यूएसए से हम हमेशा 20 साल पीछे चलते हैं। अमेरिका के 20 साल पहले कर दिया होता है, उसको हम आज फॉलो करते हैं। वहाँ का बाल पहले कटता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ 20 साल बाद है। यूएसए में इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 32 करोड़ की पॉपुलेशन की वो देश है और 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री करती है यूएसए। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट, अभी तो फर्स्ट सेकेंड हो चुका है। 140 करोड़ का पॉपुलेशन का देश था, 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर करता है। आप सेम जापान की बात करिए, कोरिया की बात करिए, ब्राजील की बात करिए, जर्मनी हो गया, मैक्सिको हो गया, फ्रांस हो गया, मलेशिया हो गया, हर जगह पे नेटवर्क इंडस्ट्री का टर्नओवर बहुत हाई है। और साइंटिस्ट कैसे कोई बनता है? जब पुराने डाटा को ही अपने साथ ले आता है, उससे कैलकुलेट करके कोई नया डाटा बनाता है। कुल डाटा के हिसाब पे देखेंगे तो इंडिया आज 140 करोड़ के पॉपुलेशन वाला देश है। महज 10,000 करोड़ का टर्नओवर हमारी इंडस्ट्री करती है ऑल ओवर इंडिया में। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये स्टेटमेंट है। उसने कहा है अभी हम किस साल में 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। 10,000
64,500 करोड़ पे जाने वाली है कितने साल में? महज 2 साल में। तो क्या लग सकता है कि ये दौर नेटवर्क मार्केटिंग का ही आने वाला है? हम सोच सकते हैं, हम ही नहीं सोच सकते, इस बात को और लोगों ने माना है। जो आपके देश के परम शीर्ष पे बैठा हुआ आदमी है, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी ये बात अब मान चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न एंड डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा परेशानी है, और इसको अगर दूर किया जा सकता है तो कहां से किया जा सकता है? डायरेक्ट सेलिंग से। ये कौन बोल रहा है? कोई नेटवर्कर नहीं बोल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। और केवल ये बोल नहीं रहे हैं, मिस्टर अमिताभ कांत जो एक आईएएस ऑफिसर हैं और नीति आयोग जहां पे सरकार की नीतियां बनती हैं वहां के सीईओ हैं। मतलब इनसे बड़ा इंडिया में कोई जॉब नहीं है जहां पे बैठे, इनसे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर क्या बोलता है? डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एंड दे आर इकोनॉमिकली ड्रिवन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट सेलर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बात हमको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, ये अपने खोपड़े की बात है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है, केवल इनको नहीं समझ में आ रही है, वो किताबों में नहीं रह गया है। आपको ये जान के हैरानी होगी इसके ऊपर इन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर में फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत हमको लाइसेंस मिला और ये इंडस्ट्री लीगल हो गई इंडिया में। उसके पहले आईएसए जैसे होता है इंश्योरेंस के लिए, आरबीआई होती है बैंक्स के लिए, उस तरीके से अब हमारे लिए भी कोई रूल रेगुलेशन पहली बार बना 2016 में, और अभी 2023 मई 22 से 23 मई को अच्छे से पारित कर दिया गया। यानी अब हम एक लीगल और सम्मानजनक स्थिति में खड़े हैं। आप अगर आईसीआईसीआई किसी बैंक में आप आपका अकाउंट है, केवाईसी फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ एक ऑप्शन अब आ रहा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या। पहले पूछ लेते थे ना, मेरा नहीं, मैंने 2009 में एक बाइक फाइनेंस करे, मैंने लगाया, मेरे पास पैसा था, लेकिन हम फाइनेंस के लिए लगाए, सब हो गया। सर्वेयर आया, पूछा सर क्या करते हैं, हम बोले डायरेक्ट सेलर है पास, वहीं से कैंसिल फाइल। बोले नहीं सर, डायरेक्ट सेलर को नेटवर्कर उनको पैसा नहीं देते हैं, कब कमाएंगे कब नहीं कमाएंगे पता नहीं दिया गया। और आज वही बैंक वाले अपने कॉलम में लिख के पूछ रहे हैं, सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या, बताइए ना कितना पैसा चाहिए, आपको तो देंगे। ये दौर बदला है सर 2010 और आज के बीच का। यही नहीं, ये आपको भी नहीं समझ में आया तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी को समझ में आ चुका है। किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ाई चलती है तो किसकी चलती है? जो आने वाला ट्रेंड है उसके लिए पढ़ाई चलती है। पहले कभी एमबीए नहीं रहा होगा, आज एमबीए है, बीटेक बहुत सारी चीजों में हमने लगा। वैसे ही अब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज आ गए। वो भी कोई गाजीपुर का स्कूल नहीं पढ़ा रहा है, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। हो सकता है आपके दिमाग में अच्छा ओपन यूनिवर्सिटी है, पढ़ा सकती कोई सेटिंग हो सकता है। तो दिल्ली पब्लिक यूनिवर्सिटी जो इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, वहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाता है। और अब तो कक्षा 8 में भी आ चुका है, हाई स्कूल है 11 के कॉमर्स सेक्टर में एक पूरा चैप्टर है डायरेक्ट सेलिंग। आप सोचिए ग्रोथ कहाँ हो रहा है। यही नहीं, सोलानी यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ एक कोर्स है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, 6 महीने की फीस है 75,000 रुपए। यानी आपका बच्चा 5 साल बाद जब थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा, वो चूज करेगा इस कोर्स को, तो 1,500 रुपया देगा किस बात का, जो हम आपको अभी बैठ के समझा रहे हैं। इसको सीखने के लिए 1,500 रुपया सालाना देने वाला है सबको। आप उस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जरूरत किस चीज की है कि हम मार्केट के कर्व को समझें, मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर हम उस डायरेक्शन में रहेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। सन 2000 में मोबाइल आया, उस समय 2010 में मोबाइल आया, जो लोग मोबाइल में गए वो बड़ा पैसा बना दिए। अब मोबाइल में जाकर बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, अब कंप्यूटर के क्षेत्र में जाकर बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का सिर्फ नीचे हो गया, लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल में उसका जगह ले लिया। सेम चीज अभी ये जो इंडस्ट्री है
करने वाली कंपनियों ने दी मंदी को मात्र रीजन कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मंदी का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ाए जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। अगर कोई यहाँ तैयारी कर रहा हो किसी तरीके का, तो ये न्यूज़पेपर ना उसके लिए ब्रांड है। इसके स्टेटमेंट पे वो पूरा भरोसा करता है कि कोई तैयारी कर रहा हो यहाँ पे, उसको मालूम है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज हर अनएम्प्लॉयड या तैयारी करने वाला युवा इसको फॉलो करता है। वो न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अनलेशिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक इकलौती है जो बेरोजगारी को दूर कर सकती है। सारे लोग मान रहे हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परसेंट बिहार में डायरेक्ट सेलिंग का 13,900 करोड़ पर 2025 तक 1,80,00,000 जॉब्स आएंगे इस इंडस्ट्री के थ्रू। 2 साल के बाद आपको बताएं, हम आप जॉब या एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। ये जॉब किसकी आती है? जो आप फ्रेंचाइजी पे या ऑफिस पे बैठ के जो आपके लिए बिल करता है, उसकी बात हो रही है। ऐसे लोग 1,80,00,000 आने वाले हैं 2 साल के अंदर। सोचिए कि आपकी पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी, चलवा कितना बड़ा होने वाला है। दुनिया में सबसे बड़े देश में हम रहते हैं और सबसे बड़ा देश जब इस फॉर्म में आएगा तो 32 करोड़ वाले लोग अगर इतना बड़ा टर्नओवर कर रहे थे तो 140 करोड़ वाले लोग 50,000 करने वाले। प्रोडक्शन के लिए नेटवर्क बनाकर सपनों को पूरा करिए। ग्रोइंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो 64,000 करोड़ बाय 2025। लॉकडाउन के दौरान समझ में आया कि हर किसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों है जरूरी। लॉकडाउन अभी जस्ट बीता है, वो तो याद होगा। लोगों के जॉब छूट गए, लोगों की दुकानें नहीं खुल पा रही। जिसका राशन का दुकान था बड़ी मेहनत से वही खुला था, जिसका मेडिकल का शॉप था वही खुल रहा था, बाकी दुकान नहीं खुल पा रही। खाने को लोग कोताह रहे थे क्योंकि लंबा चला। इकलौती ये इंडस्ट्री थी तो झूठ पे चला करती थी, चेक वहां भी बढ़ रहे थे फिर भी पैसा आ रहा। पहले लोगों के पास 50,000 नहीं आ पाता था, लॉकडाउन में 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने लगे झूठ के थ्रू, बिना घर से बाहर निकले। ये वो इंडस्ट्री है, ये हम आप ही नहीं सब मानते, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। बिल गेट्स का नाम आप सबने सुना होगा। वो ये बोलते हैं कि फिर से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए, बिल क्लिंटन की बात कर लीजिए, रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर लीजिए, वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, इससे बड़ा इन्वेस्टर कोई नहीं, वो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा विजनरी होगा वो। सच अगर डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहा है तो क्या ही बात है। इनके बारे में कोई जानता है? डॉक्टर विवेक इंद्रा को जानता है? हाँ सर मुझे मालूम है, पीछे कोई नहीं जानता। अरे सोशल मीडिया के जमाने में आप बहुत पीछे हैं सर। कुछ बता दें, बहुत सारा इनका इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता के सालवी के पास 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब हमारे पास जितना एजुकेशन के सर्टिफिकेट नहीं उससे ज्यादा इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट, जिसमें से 9 रिकॉर्ड गिनीज बुक में रिकॉर्डेड हैं। 10 हाई पावर बुक की कैटेगरी होती है बुकों की, वो ऐसे 10 किताबों के लेखक रह चुके हैं। 1500 से ज्यादा ऐसी इंडस्ट्री जिसके ऊपर आप सपना देखते हैं, जिनको सोच के, जैसे एयरटेल की बात कर लीजिए, टाटा की बात कर लीजिए, महिंद्रा की बात कर लीजिए, रिलायंस की बात कर लीजिए, फॉक्सवैगन की बात करिए, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए 1500 ऐसी कंपनियों के ट्रस्टेड एडवाइजर, इतनी बड़ी कंपनियों के ट्रस्टेड एडवाइजर। सोशल मीडिया की बात करेंगे तो दुनिया का इंडिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है अगर तो इन्हीं का है, जो बिजनेस की ट्रेनिंग देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या सोचते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में? 2 मिनट हम ये जानते हैं। ये बहुत सारे तारीफ किए हैं कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो स्टेबल और जल्दी से करोड़पति बना सकती है। इन्होंने कहा है कि अगर मेरा जो बेटा होगा उसको मैं कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर लाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आपके पोटेंशियल को, आपके पावर को, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर देगी। इन्होंने एक और बात कही है, उसमें आइंस्टीन का एक फार्मूला इन्होंने बताया। आइंस्टीन को सब लोग जानते हैं। आइंस्टीन कौन था? आइंस्टीन का एक फार्मूला इन्होंने बताया है, उसमें आइंस्टीन ने कहा है कि चक्रवृद्धि
ब्याज का नाम किसने सुना है? चक्रवृद्धि ब्याज कोई जानता है? यस, उन्होंने उसमें बताया है एमसी का एक फार्मूला जिसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। वो ये बता रहे हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, 8वां अजूबा है इस दुनिया का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर लोन ले रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज लगा है तो सारा लोन कब खत्म नहीं, ब्याज के ब्याज ब्याज के ब्याज ब्याज के बाद वो बढ़ता ही जाता है, आप देते जाएंगे फिर भी उधर वही का वही रहता है। क्या है वो चक्रवृद्धि ब्याज, वही समझने की कोशिश करते हैं, वो कैसे पावरफुल है यही जानने की कोशिश करते हैं। इनकम का जो फार्मूला है, पैसा कमाने का भी एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? आप कितना समय देते हैं, आपके अंदर क्या योग्यता है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। सपोज करिए आप सबका एक घर बन रहा है, वहां कौन कौन काम करता है? एक लेबर काम करेगा, एक मिस्त्री काम करेगा, हो सकता है थोड़ा अच्छे स्केल पे कर रहा है, एक सुपरवाइजर काम करेगा। जो लेबर है उसकी सैलरी कितनी होगी? दिहाड़ी कितनी होगी? 300 रुपए से 350 रुपए के आसपास पर डे। जो मिस्त्री होगा वो कितना होगा? 600 से लेके 700 रुपए पर डे। जो सुपरवाइजर होगा वो कितना लेगा? 700 से लेके 1000 रुपया पर डे। हर आदमी ने 10 घंटा ही दिया, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया। हर आदमी 10 घंटा ही वहां पे ड्यूटी किया, लेकिन सबकी सैलरी में फर्क क्यों है? सबकी सैलरी में फर्क होता है ना, सबको बराबर तो नहीं मिलता। ये फर्क क्यों है? जिसकी जैसी योग्यता है उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलता है। सेम जहां कहीं अगर जॉब करते हैं उस स्कूल में प्यून भी होता है, गेट कीपर भी होता है, एक बाबू भी होता है, एक क्लर्क भी होता है, आपका मैनेजर भी होता है, सबकी सैलरी अलग अलग ज्यादा होती है। ये सब लोग टाइम सेम देते हैं लेकिन उनकी योग्यता के हिसाब से बढ़ाई जाती है। समय को बढ़ा सकते हैं, अगर हमको ये बढ़ाना हो, इनकम अपनी बढ़ानी हो, अगर यही फार्मूला है और अपनी इनकम बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दो ही तरीका है, या तो हम अपना समय बढ़ा दें या तो अपनी योग्यता बढ़ा दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन? इसके अलावा सर कोई ऑप्शन? पैसा बढ़ाने के लिए या तो अपना समय बढ़ाना है या तो अपनी योग्यता बढ़ाना है। समय कितना बढ़ा सकते हैं? 25 घंटा पर डे, 24 घंटा पर डे, 24 घंटा पर डे कितना टाइम लगेगा? कितने 10 घंटा लगेगा। समय कितना बढ़ा सकते हैं? 24 घंटा, हाँ 15 घंटा, अधिक से अधिक 24 घंटा। वो भी 24 घंटा तो रेगुलर काम नहीं कर सकते। फिर और क्या बढ़ा सकते हैं? अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं। स्किल भी फिक्स हो चुकी है, उम्र हो गया लगभग 40 साल के आसपास, अब कोई नया स्किल आप नहीं सीखेंगे। अधिक से अधिक क्या हो सकता है? उस स्किल को थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं, थोड़ा परफेक्शन ला सकते हैं। यानी इनकम बढ़ाने का कोई आपके पास एक तो जरिया नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है 100, 200, 500 रुपए, लेकिन एक बड़ा इनकम नहीं ले पाएगा। फिर बड़े लोग कैसे पैसा कमाते हैं जानना चाहेंगे? अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं जानना चाहेंगे? ये बहुत पुरानी बात है कि कहा जाता है कि तो दुनिया का पूरा पैसा एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, गरीब का भी और अमीर का भी, और सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए। कुछ दिन के बाद गरीब फिर से गरीब, अमीर फिर से अमीर हो जाए। सुना है आप सब? आप मानते ही हैं? क्यों? ऐसा क्या है जिसकी वजह से गरीब फिर से गरीब हो जाएगा और अमीर फिर से अमीर हो जाएगा? कुछ तो होगा। वो फार्मूला है जो अमीर आदमी को मालूम है पैसा बनाया कैसे जाता है, और हमें ये मालूम है कि पैसा खर्चा कैसे किया जाता है। इसलिए हम पैसा खर्चे करने पे ही फोकस करते हैं और वो पैसा बढ़ाने पे फोकस करते हैं। क्या फार्मूला है? उसके भी सेम है, 24 घंटा उसके पास भी है। अगर मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो क्या क्या स्किल है? कपड़ा चला, कपड़े का व्यापार करने का, आम का व्यापार करने का, पेट्रोल का व्यापार करने का, जियो का व्यापार करने का, सारा स्किल उन्हीं के पास है। नहीं, कोई बहुत अधिक से अधिक होगा तो कोई एक स्किल होगी। अगर उन्होंने एमबीए कर रखा होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज में, एक ही स्किल होगी, लेकिन बिजनेस उनके मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा बढ़ाने का फार्मूला मालूम है। पैसा बढ़ाने का एक फार्मूला है, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जिसको वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोल रहे हैं। आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। कैसे? उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, 2, 4, 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए लगा के, और वहां 10,000 लोग अपनी सैलरी के लिए काम करना शुरू कर दिए।
हर एक आदमी 10 घंटा काम कर रहा होगा, 1000 लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा काम हुआ सर मालिक के लिए? 10,000 घंटा। जबकि आपके लिए भी 24 घंटा था और उसके लिए भी 24 घंटा था, लेकिन काम कितना हुआ? 10,000 घंटा। समय हम नहीं बढ़ा पा रहे थे क्योंकि हमारे पास 24 घंटा था, वो फार्मूला नहीं था जहाँ से आप समय को बढ़ा दो, लेकिन उनके पास फार्मूला था, उन्होंने समय बढ़ाया। आप जितने अमीर को देखेंगे सबने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, सबने कुछ ऐसा बिजनेस कर रखा है जहां मैन पावर इकट्ठा होता है। ये टाइम मल्टीप्लिकेशन का गेम है और ये संभव है, आप भी कर सकते हैं। आज आपको फार्मूला पता चल गया, यहीं से निकलिएगा, जाइएगा 10-20 करोड़ रुपए लगाइए, कोई फैक्ट्री लगा डालिए। लगाएंगे? लगाएंगे? आप बोल रहे हो कि अगर होता तो यहाँ थोड़ा ना बैठ के गर्मी में खेल रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन केवल एक है सर, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। केवल डायरेक्ट सेलिंग में कोई इंडस्ट्री है जहां आप मैन पावर को यूज कर सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग मेरे ख्याल से 250 लोग, 250 लोग, 300 लोग बैठे हैं। ये 300 लोग किसके लिए काम कर रहे हैं आपको मालूम है? आप सब बैठे हैं अपने लिए, लेकिन काम कहीं ना कहीं राजनारायण सर के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं देवरा सर के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने के साहू सर के लिए हो रहा है, क्योंकि आप उनकी टीम में हैं। आप एक भी प्लान करेंगे, 250 लोग अगर एक एक प्लान कर देंगे तो राज सर के लिए 250 प्लान 1 घंटे में कंप्लीट। ये पावर है टाइम मल्टीप्लिकेशन का। इस वजह से वो बड़े लोग पैसा कमाते हैं और हम छोटे लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि हम टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो आज सौभाग्य है इस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री के वजह से हम सबको ये परम सौभाग्य मिला कि अमीरों वाला फार्मूला आज हमारे सामने है। अब मर्जी हमारी है कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं, ले लेते हैं या छोड़ देते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ये इंडस्ट्री जैसे डायरेक्ट सेलिंग होते हैं ना, बहुत सारे लोग, कोई नया है इसमें, कोई जो पहली बार आया हो, बहुत सारे लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप सबके लिए जोरदार तालियां। वैसे किसी नए आदमी को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बताते हैं, उसको पहला चीज जो उसके दिमाग में क्लिक करता है वो यही फिर आ रहे फंसाने वाला कॉन्सेप्ट, फिर वह जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, वही जुड़ाने वाला कॉन्सेप्ट। तो पहला आगे हम कुछ भी बताने से पहले आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि ये पवित्र इंडस्ट्री है क्या, क्या बोलती है, क्या नाम से, क्या करती है, कैसे करती है। ये इंडस्ट्री बोलती है कि हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी उस इंडस्ट्री का जो भी कंपनी होगा, जैसे आपकी बात की, तो हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और आपको ऑफर करते हैं कि आप उसको यूज करें, यानी अपना ब्रांड बदलिए। थोड़ी देर हम लोग इधर ही रहना मैडम, फिर बात करेंगे। ब्रांड बदलने के लिए इंडस्ट्री बोलती है, और हमको लगता है कि ब्रांड हम लोग जिंदगी में कभी बदल नहीं सकते। कभी बदले हैं आप लोग? किसने किसने अपनी जिंदगी में कभी कोई ब्रांड बदला है? ब्रांड कोई नहीं बदला है। आप पहले क्लोजअप करते थे, याद है? कितने लोग क्लोजअप करते थे? फिर कोलगेट भी किए आप लोग कि नहीं किए? ब्रांड बदला। पेप्सोडेंट किए या नहीं किए? ब्रांड बदला। अभी जन क्रांति का जमाना है, ब्रांड बदला। हम एक्सपर्ट हैं और आप ही नहीं एक्सपर्ट हैं, आपकी जो पीढ़ियां बीती हैं वो भी एक्सपर्ट थी ब्रांड बदलने में। हर कोई ब्रांड बदलने में एक्सपर्ट पहले से रहा है, वही काम यहाँ करना है। वहां उस काम से आपको 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ ये इंडस्ट्री बोलती है आपके घर में पैसे की बारिश हो सकती है अगर आपने ब्रांड बदल दिया, सीधा से बदल दिया। दूसरा काम क्या करता है जो शाहरुख खान, सलमान खान करते हैं? आपको लक्ष्य के बारे में पता कैसे चला? ऐश्वर्या राय आई, बोली मेरी कोई पैसा का राज, तभी तो पता चला। वो काम आप कर सकते हैं अगर आप अगर कर सकते। ऐश्वर्या राय की वजह से किसी ने लक्ष्य नहीं पकड़ा, सबको मालूम था, कभी इसका मुद्दा भी नहीं मानता हूँ, केवल अवेयरनेस आएगा कि हाँ लक्ष्य नाम का कोई ब्रांड मार्केट में आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपकी रिकमेंडेशन से कोई ब्रांड बदल दे, ये दूसरा काम, आप लोगों को शेयर कर दें वो ब्रांड जो आप यूज कर रहे हैं, केवल 2 काम। ये भी काम कठिन है? नहीं, ये काम एकदम भी कठिन नहीं है, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में। अगर कहीं आईब्रो सेट करने में किसी की क्वालिटी जम गई तो पता नहीं कितनी लेडीजें फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, आईब्रो बनाना वही बनता।
कहीं कोई टेलर ने बढ़िया सेटिंग दे दिया तो हम अपने पूरे रिश्तेदार को भेज देते हैं, पूरे दोस्तों को, वही सिलवाना बढ़िया कपड़ा सिलता है। कोई दोस्त आपका कोई बाइक खरीदने वाला हो तो आपसे आके पूछता है यार दीपक कौन सी गाड़ी खरीदे, दीपक क्या बताएंगे? अपाची, क्योंकि अपाची इनको पसंद है। क्या अपाची वाले ने इनके घर में पैसा भेजा था? नहीं। हर टाइम हम अपना शेयर करने के लिए तत्पर हैं, करते हैं, हम करते हैं और हमारे भूखे भी करते हैं। प्रमोशन हम लोगों ने फ्री में किया है, चाय की दुकान पे बैठ के, चट्टी पे बैठ के फ्री में प्रमोशन किए। कभी आपको उसका पैसा आया? लेकिन ये इंडस्ट्री बोलती है अगर आपके वजह से 100-125 लोगों ने ब्रांड बदल दिया तो आप घर में सोए रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिए, 20 से 25 हजार रुपए घर में आपको ऐसे ही फ्री में। कल वो काम कहीं ना कहीं कोई चीटिंग है नहीं, ये पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अगर इसके बीच में कोई हमारे जैसा आदमी आपको मिल जाए जो बेरोजगार भी है और वो कहे कि भैया दीपक भैया कैसे पैसा कमाना है थोड़ा हमको बताइए, अगर तीसरा काम आपने उसके साथ कर दिया, यानी आपने उसको सपोर्ट कर दिया, सिखा दिया, समझा दिया कि ये काम कैसे करना है, तो वो 20 से 25 हजार रुपया 2.5 से 3 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाए हर महीने का। क्या तीसरा का काम? सपोर्ट करना, मींस टीम बिल्ड कर देंगे तो आपका 20 से 25 हजार 2.5 से 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यही 3 काम करने क्या कठिन है? कोई चीटिंग है? कोई नहीं हो सकता ऐसा कोई टास्क नहीं। आगे पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं करोड़पति हम यही से बन सकते हैं। करोड़पति ट्रेडिशनल मार्केट से भी हम करोड़पति बन सकते हैं, लोग बने हैं, टाटा बिरला अंबानी ये सारे नेटवर्क पर नहीं, लेकिन उनके पास कुछ पूंजी थी, हमारे पास कुछ पूंजी नहीं है, यही फर्क है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी तभी तो आप टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आप हम खुद आपको चलाना है तो टाइम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आप कभी 1 किलोमीटर आप 1 किलोमीटर बाद दूसरा, ऐसा तो नहीं हो। तो हमको टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए हाईली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो कॉस्ट एंट्री हो जाती है आपके। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको एक जगह लेना पड़ेगा, शोरूम खोलना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना है तो बड़ा जगह लेना पड़ेगा, दुकान लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग में कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको दुकान पे एम्प्लॉय रखना पड़ेगा या फैक्ट्री लगाना है तो बहुत सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई जरूरत नहीं है, आप ही वहीं के एम्प्लॉय हैं, वहीं के आप ही बॉस भी। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको फिक्स है 8 बजे या 9 बजे दुकान खोलनी है तो खोलनी है, कस्टमर आए ना 10 से 5 दुकान खोलना ही है। सुबह जाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, अगरबत्ती दिखाना है, सब कुछ झाड़ू के बैठ जाना है, दिन भर बैठना है, कस्टमर आए तो भी बैठना है। कोई कहा जाता है भैया नहीं आएगा लेकिन बैठे रहोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, संडे को फ्री होते हैं, ऐसा अभी एक आदमी को दिखाएंगे जो यहाँ संडे को काम करके और बड़ा अचीवमेंट करके गया, अभी जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो वो आदमी भी आपके सामने रहेगा। तो आपको जब समय हो, संडे समय हो, हफ्ते में 1 दिन समय हो, हफ्ते में 2 दिन समय हो, 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम को, 1 घंटा दोपहर में, जैसे चाहे वैसे देख के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको दुकान नहीं खुली तो पैसा आएगा, लेकिन हमारे यहाँ अगर टीम बन गई, राज से यहाँ नहीं है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, देवघर से यहाँ नहीं है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, आज क्लोजिंग है, क्लोजिंग होगी और पैसा जाएगा, चाहे वो दुबई में बैठे हो। फिर ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का, पैसिव इनकम आती है। पैसा इन्वेस्टमेंट अगर हाई है तो रिस्क भी हाई होगा ट्रेडिशनल मार्केट में। ये जरूरी नहीं है कि जहां आप रख देंगे वो बिजनेस चले जाएगा, नहीं भी चल सकता है, बहुतों में नहीं चलेगा, तो रिस्क भी आई। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क 0 है। एक पैसे का फार्मूला है, जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके 10% से लेकर 100% मैक्सिमम आप इनकम कमा सकते हैं। मतलब 1 लाख रुपया लगा के आप बिजनेस कर रहे हैं तो 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। आप कभी 2 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकते, ये गारंटी है, ये पैसे का फार्मूला है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, अनलिमिटेड इनकम करने की पॉसिबिलिटी है। कहना 4.5 करोड़ रुपए लगाया होगा क्या हमारे बिजनेस में, 4.5 करोड़ रुपया कमाया महज 38-39 महीने में, यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ये डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में। आप सबको लग रहा होगा ऐसा प्लान के बहुत सारे लोग देखे हैं, जो लोग पुराने हैं या जो लोग हो सकता है कभी कोई प्लान देखे, उनको लग रहा
कंपनी चूज करनी चाहिए? हर कंपनी आती है यही बता के जाती है, मैं भी आपको यही बता के जाऊंगा, लेकिन उसके पहले बीच में एक छोटा काम करेंगे। आपको ये बताते हैं कि कैसे आपको जज करना मार्केटिंग करना है या नहीं करना, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको जज करना है। सबसे पहली चीज, यहाँ बेचेंगे तो कुछ ना कुछ कोई तो प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? हमारा प्रोडक्ट है जिसको यूज करना है, ब्रांड बदलना है। ब्रांड बदलना मतलब कोई प्रोडक्ट होगा तभी ब्रांड बदलेगा, आदमी का तो ब्रांड बदलेगा नहीं। तो वो प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट दो तरीके के हैं मार्केट में। एक प्रोडक्ट होता है जिसको जबरदस्ती बेचना पड़ता है, एक प्रोडक्ट होता है जो आप मजबूरी में जाकर खरीदते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। जैसे सपोज करिए आप पेस्ट कोई भी पेस्ट आप यूज करते हैं, दंत क्रांति मान लो, आप दंत क्रांति यूज करते हैं, सुबह बाथरूम में गए देखिए पेस्ट खत्म, क्या करेंगे आप? नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, उसने ब्रश करेंगे। बच्चे को 10 रुपया 50 रुपया पकड़ाएंगे, जाओ दंत क्रांति लेके आओ। दुकान पे क्या दंत क्रांति नहीं मिला, वो फोन है, हो सकता है अधिक से अधिक आपको कहे भैया पापा दंत क्रांति नहीं मिल रहा है, आप बोलेंगे जो मिल रहा है वही लेके आ जाओ, अभी जाना है, यही तो करेंगे, लेके आ जाए ना। मतलब दंत क्रांति के बिना आपका काम नहीं होगा, कोई और आ गया, मजबूरी नहीं हुई। लेकिन भगवान ने कहे आप सपोज करिए कि हार्ट के पेशेंट हैं, आपकी दवाई 3 दिन बाद खत्म होने वाली है, जो यहाँ नहीं मिलती बनारस मिलती, अब आप क्या करेंगे? 3 दिन पहले दवाई को जुगाड़ करके काम सब बात करेंगे। ये फर्क है, सामान बिकने वाला है या बेचने वाला है। टेस्ट बेचने वाला सामान है और वो दवाई जो आप खरीद के लाएंगे मजबूरी है आपकी खरीद, इसको आप टाल नहीं सकते। टाल सकते नहीं टाल सकते। दूसरा प्राइस, प्रोडक्ट शानदार हो लेकिन इतना महंगा हो कि आपका बजट ही अलाउ ना करे। हार्ट की दवाई बहुत जरूरी है लेकिन मीडिया की फीस की है, तो क्या करेंगे हम? पहले दवाई लेंगे या फीस? उसका एग्जाम है, हाफ ईयरली है, पहले किसी जमाने में सोचेंगे चलो घुसेंगे तो ठीक है, पढ़ना नहीं है ना। तो प्राइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस नहीं होगा तो बिजनेस का एक ही फार्मूला है, जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना बड़ा इनकम होगा। कोई भी बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या सरिया की दुकान हो, गिट्टी बालू की दुकान हो, ईंटे की दुकान हो, साबुन तेल का दुकान हो, किसी भी चीज का बिजनेस हो, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा इनकम है। यही बिजनेस का फार्मूला है। सही है? पीछे लोग सो रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सर जमाई कर रहे हैं। तो टर्नओवर हाई कब होगा? जब प्रोडक्ट सस्ता होगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की इनकम लिमिटेड है, करोड़ों करोड़ों कमाने वाले हम नहीं हैं। हमारा फिक्स इनकम है 10,000 20,000 50,000, इससे ज्यादा तो बहुत कम लोग हैं जिससे जाने वाले, बेटा 50 के नीचे वाले मैक्सिमम है। तो हम हमारे बजट में होना चाहिए, क्योंकि इसी 50,000 से बिटिया की शादी के लिए भी सेविंग करना है, घर में वॉशिंग मशीन भी ले आना है, थोड़ा रिश्तेदारी में भी कुछ देना लेना पड़ सकता है। तो प्राइस ऐसा होना चाहिए जो बेचने में आसान हो, लोगों को खरीदना आसान। और तीसरा इम्पोर्टेंट प्लान, आपका जो इनकम प्लान है वो कितना आसान है। आप हो सकता है कि मास्टर आदमी हो, बहुत एक्सपर्ट आदमी है, आप किसी को समझाने में सक्षम हो, लेकिन आपका जानने वाला उतना सक्षम नहीं है कि वो किसी को समझा पाए। तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि छोटा से छोटा आदमी, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी बहुत आसानी से लोगों को समझा सके कि भाई ये प्लान क्या है। तो प्लान इतना आसान होना चाहिए, इतना कंडीशन लेस होना चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर स्टार लगे ना। चौथी चीज है पे आउट। आपका पे आउट कैसे आ रहा है? ऐसा नहीं कि जब कार में अचीव हो गया भैया जब एक बार प्रोग्राम करेंगे, जब कार हो गया तो पैसा देंगे, ऐसा ना हो। जिस दिन अचीव हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कहा जाता है मजदूर की मजदूरी उसकी पसीना सूखने से पहले मिल जाए तो उसके लिए सबसे सौभाग्य की बात। तो आपका पे आउट कितना जल्दी आ रहा है ये इम्पोर्टेंट। और पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं दुनिया के हर चीज में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एजुकेशन। उस चीज का, उसको करने का, कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसका एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी में है कि जितने लोग नए आए उनको मालूम नहीं कि प्लान कैसे लिया जाता है, प्लान कैसे काम करता है। तो एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं जो आपको सिखाए। ये 5 चीजें अगर उस कंपनी में अच्छी है तो आपको कंपनी ज्वाइन